हम जब भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं ना, तब हमारे माइंड में कुछ गिनी चुनी कंपनियां आती है, जैसे ज़ोहो, शॉपिफाई, सेल्सफोर्स, ज़ेनडेस्क, वर्कडे। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है, वो है एडोबी। एडोबी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल कंपनी है जो अपने ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे एनिमेट या फिर प्रीमियर प्रो हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेशन हो गया, लाइट रूम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल लाइसेंस बेस्ड बिजनेस मॉडल को कम्प्लीटली पिविट कर दिया क्लाउड बेस्ड बिजनेस मॉडल के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक बड़ी कंपनी के लिए, लेकिन एडोबी ने उसे कर दिखाया। आज इस वीडियो में हम एडोबी की बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखने वाले ताकि हम अपने बिजनेस के लिए भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकें। मेरा नाम है ऋषिकेश उमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनी की शुरुआत जॉन वॉर्नॉक और चार्ल्स जेस्के ने की थी। दोनों जेरोक्स कंपनी के अंदर एज एन इंजीनियर का काम करते थे। दोनों पर्सनल कंप्यूटर और लेजर प्रिंटिंग के ऊपर जो है वो काम करते थे। इस कंपनी के अंदर दोनों ने रियलाइज़ किया कि पब्लिशिंग प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की काफ़ी ज़्यादा नीड है मार्केट के अंदर, क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को उठाया जाए और इसके ऊपर जो है वो बिजनेस बनाया जाए। अर्ली डेज के अंदर इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 3 स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, जिसे एक एक करके समझेंगे। अल्टीमेटली 4 स्ट्रेटेजीज हैं, बट पहली 3 स्ट्रेटेजीज इन फाउंडर्स ने इस्तेमाल की और जो लास्ट की स्ट्रेटेजी थी वो हमारे CEO शांतनु नारायण ने इस्तेमाल की। पहली स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब जो एडोबी के फाउंडर्स थे ना, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने आइडिया को मार्केट के अंदर ले जाना। उसके लिए उनको अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और जेरोक्स के अंदर काम करते हुए वो ये चीज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिस्क लिया, अपनी जॉब छोड़ी और पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम था पोस्टस्क्रिप्ट, जो कि एक पायलट सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर का काम ये था कि ये आपको मदद करता था किसी भी कंप्यूटर से किसी भी एक्सटर्नल प्रिंटिंग डिवाइस पर प्रिंट देने में। आपका कंप्यूटर चाहे कोई भी हो, अगर आपके पास पोस्टस्क्रिप्ट का सॉफ्टवेयर है ना, तो आप बड़े आसानी से किसी भी प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हो। ये उस समय एक मैजिक के जैसे हुआ करता था। कोई भी कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करती थी और इनको बहुत बहुत बड़ी कंपनियों से जो है वो अच्छे फीडबैक्स भी मिले, बट ज़्यादातर इनकी पार्टनरशिप डील्स नहीं हुई। बट जब ये आइडिया स्टीव जॉब्स को पता चलता है, जब स्टीव जॉब्स पोस्टस्क्रिप्ट के बारे में सुनता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लगता है और वो दोनों फाउंडर्स को अप्रोच करता है, क्यों ना वो और एप्पल मिल के अच्छा एक प्रोडक्ट बनाए। उसी के साथ साथ इनको अल्टीमेटली हुआ क्या, इनकी ब्रांड की प्रमोशन भी हो गई। एडोबी का सॉफ्टवेयर बहुत तेज़ी से चर्चित आ गया, उसको एक अटेंशन मिल गया और उसी के साथ साथ इनको जो है वो एक पार्टनर मिल गया जिसका नाम था एयरडस। अब ये जो स्टार्टअप था ये बेसिकली करता क्या था, ये उस समय एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा था जो कि हेल्प करता था यूज़र को ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करने के। अब इन तीनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर और एक प्रोडक्ट बनाया जो कि ये शो करता था कि एप्पल का मैकिन्टोश बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एडस की जो ग्राफिक मैनिपुलेशन की टेक्नोलॉजी है उसका कोई तोड़ नहीं है और जो पोस्टस्क्रिप्ट की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसका भी कोई तोड़ नहीं है। ये प्रोडक्ट जो था, ये प्रोडक्ट था इन तीनों कंपनी ने मिलकर बनाया था मैकिन्टोश के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, जिसके वजह से इन तीनों कंपनियों को अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब कंपनी को जो है वो अपने प्रोडक्ट लाइन के ऊपर काम करना है। ये सक्सेस काफ़ी अच्छी थी, इनको जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना था, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनका जो पोस्टस्क्रिप्ट था ना वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल था, बट इन्होंने इस समय रियलाइज़ किया कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मार्केट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सेकेंड स्ट्रेटेजी, परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। परफेक्ट मार्केट फिट होती है ना जो प्रोडक्ट के लिए, वो आपको अल्टीमेटली मार्केट के अंदर रिसर्च करने से और मार्केट के अंदर घूमने से ही पता चलती है। जैसे जब इन्होंने पोस्टस्क्रिप्ट को लॉन्च किया तब इन्हें पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, क्यों ना इसके ऊपर भी काम किया जाए। क्यों? 1983 के अंदर जो जॉन वर्क थे उनको एक आइडिया आया, क्यों ना हम ग्राफिक डिज़ाइन जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो कस्टमर को या फिर यूज़र को हेल्प करे कंप्यूटर के ऊपर ड्रॉ करने में, बिल्कुल जैसे जैसे आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हो। अब ये आइडिया इनको कैसे आया, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी ना वो खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी, तो ये जानते थे कि इनको जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर लगेगा, उनकी क्या नीड थी। उनकी पत्नी उन्हें बताती थी कि भाई मुझे ये नीड है, क्योंकि वो एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर थी, जिसके वजह से जॉन को पता चला कि भैया हमें कौन सी नीड और कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स रखने हैं ताकि अल्टीमेटली हमारा सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में चल जाए। और इन्होंने लॉन्च किया इलिस्ट्रेशन का, और इलिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर रहा। इस कंपनी ने 83 के अंदर जो है वो अल्टीमेटली सिर्फ इलिस्ट्रेशन से, जो एडोबी का इलिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, जो ड्राइंग वाला सॉफ्टवेयर है, उससे $19 मिलियन की सेल की।
और उस सॉफ्टवेयर की जो प्राइस थी ना वो अल्टीमेटली $458 के अराउंड थी, जो कि उस समय मार्केट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर थे ना उनसे कई गुना ज़्यादा चीपर थी। उस समय जो ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर थे ना उनकी कॉस्ट $2000, $3000, $1500 हुआ करती थी, और वही एडोबी का प्रोडक्ट मात्र $458 के आसपास अराउंड ही रहता था, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट दिला रहा था। बट कंपनी के जो फाउंडर्स थे ना वो हैप्पी नहीं थे, वो चाहते थे कि भाई ये जो रेवेन्यू है ना और भी ज़्यादा है। उनको इतनी खुशी नहीं थी, बट उस समय $19 मिलियन का रेवेन्यू अकेले लाइटरूम ने किया था। पोस्टस्क्रिप्ट का रेवेन्यू तो अलग ही था, बट ये रुके नहीं, और यहाँ पे आती तीसरी स्ट्रेटेजी, नेवर डिपेंड ऑन द सिंगल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू और जनरेट मल्टीपल रेवेन्यूज़। अब यहाँ पे ये कंपनी जो है वो ये बात जानती थी कि अल्टीमेटली अपने को जो है वो सिर्फ XYZ प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, अपने को अलग अलग प्रोडक्ट भी जो है वो बनाने हैं। इलिस्ट्रेशन के सक्सेस के बाद ये रुके नहीं, इन्होंने 2 और प्रोडक्ट बनाए, जिनमें से एक था फोटोशॉप इतना तेज़ी से बढ़ने लगा, उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि उसके जितना पावरफुल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई था ही नहीं मार्केट में जब फोटोशॉप लॉन्च हुआ। फोटोशॉप लॉन्च होने के बाद कई सारे कॉपी सॉफ्टवेयर आए, जैसे AIDS कंपनी थी जो पहले इनके साथ पार्टनरशिप थी, उन्होंने एक फोटो स्टाइलर करके जो है सॉफ्टवेयर बनाया था, जो कि एडोबी फोटोशॉप से ही सिमिलर हुआ करता था। बट एडोबी फोटोशॉप एक यूज़र का फर्स्ट मूवर वाला अप्रोच जो होता है ना यूज़र के प्रति, वो वाला था, क्योंकि एडोबी आपको वो सारी चीज़ें करने में हेल्प कर रहा था, फोटो ऐसी एडिटिंग करने में मज़ा दे रहा था कि कोई और सॉफ्टवेयर दे ही नहीं पा रहा था। तो एक वर्क क्रिएट हो गया, जैसे अपन बोलते हैं ना कि जब अपन बोलते हैं कि यार इंटरनेट के ऊपर सर्च करो तो अपन बोलते हैं गूगल कर लो, फोटो कॉपी चाहिए होती तो अपन क्या बोलते हैं, भैया इसका ज़ेरोक्स देना। वैसे ही अगर फोटो एडिटिंग करनी है तो लोग कहते हैं यार फोटोशॉप कर देना। राइट, एक वर्क क्रिएट हो गया था। उसी के साथ साथ इन्होंने जो है वो ये भी देखा कि आने वाला भविष्य जो है वो वीडियो का होने वाला है, क्यों ना हम वीडियो के ऊपर भी काम करें। और उसी समय एप्पल ने अपना वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, क्विक टाइम प्लेयर, जो कि अल्टीमेटली हिट रहा, जिसके वजह से एप्पल की मैसिव सेल्स जो है वो बढ़ गई, जिसके वजह से एडोबी के फाउंडर्स को ये लगा कि यार वीडियो सच में फ्यूचर है, क्यों ना एक पावरफुल सॉफ्टवेयर, क्विक टाइमर तो एक जस्ट क्विक लुक वाला सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह अच्छे से झेल सकता है, क्यों ना एक पावरफुल सॉफ्टवेयर दिया जाए इस इंडस्ट्री को। और एंट्री होती है प्रीमियर की, जो अल्टीमेटली हिट बन जाता है वीडियो एडिटिंग के इस इंडस्ट्री के अंदर। अब काफ़ी अच्छा समय चल रहा था, 2000 से लेकर 2007 तक कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही थी, बट तभी ये कंपनी को जो है वो अल्टीमेटली वीकनेस सामने आने लगी। क्या वीकनेस ज़रा समझते हैं। 2000 से लेके 2007 का जो समय था ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने था। इसके अंदर .com बबल भी बस्ट हो गया, और उसके बाद में तो बहुत सारी कंपनियां फेल हो गई। एडोबी कैसे करके सर्वाइव कर गया, बट अब एडोबी सर्वाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर दिन बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। 2000 से लेके 2007 के पीरियड के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग धीरे धीरे अपना स्पेस क्रिएट कर रहा था। 2007 में अकेले क्लाउड कंप्यूटिंग ने $5 बिलियन का बिजनेस जनरेट किया था। 2007 के अंदर शंतनु नारायण एक तरीके से एडोबी की CEO बन जाते हैं। अब ये समझते हैं कि भाई ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है। देखो, नॉर्मली जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इनपुट आउटपुट करते हो, इनपुट को आप कंप्यूटर को देते हो और उसका आउटपुट आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो है वो मिलता है, और उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही होती है। नॉर्मली यही होता है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होता ये है कि आप इनपुट अपने कंप्यूटर से देते हो, उसका आउटपुट भी आपके कंप्यूटर के ऊपर ही होता है, बट उसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना वो एक डिफरेंट सर्वर के ऊपर होती है, जो काफ़ी बड़ा रिस्क था एडोबी के लिए अगर वो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी फ्यूचर के अंदर। शंतनु नारायण ये बात जानते थे कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में 100% की ग्रोथ से बढ़ेगी, और अगर एडोबी को अपने बिजनेस मॉडल को शिफ्ट नहीं किया तो कंपनी जो है वो डूब सकती है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। एक कंपनी लॉन्च हुई जिसका नाम था स्केच क्या करती थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंपनी थी, बट ये पूरी की पूरी क्लाउड बेस्ड कंपनी थी और एडोबी से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। एडोबी के मार्केट पर धीरे धीरे डेंट कस रही थी। कैसे? क्योंकि ये जो कंपनी थी ना, ये लाइसेंसिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल के ऊपर ऑपरेट करती ही नहीं थी, क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी थी और सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम करती थी। यानी कि यहाँ पे आपको लाइसेंस की फी नहीं देनी पड़ती थी, आपको मंथली कुछ कमीशन जो है वो कंपनी को पे करना पड़ता है, सालाना जितना आपका टाइम होता है सब्सक्रिप्शन का, 1 साल 2 साल का 3 साल का। और अल्टीमेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि कंपनी जो चाहे वो अपडेट जिस समय चाहे यूज़र को प्रोवाइड कर सकती थी। अगर कोई बग भी आता था ना, वो तुरंत उस बग को फिक्स कर देता था। बट ये बात एडोबी के साथ नहीं थी। एडोबी के साथ 3 प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि एक ओल्ड वर्जन से नए वर्जन का जो बीच का टाइम है ना, वो 18 से 24 महीने का लगता है।
सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हर वर्जन के साथ जो है ना कॉस्ट जो होती है उस वर्जन की लाइसेंस की फीस होती है ना वो बढ़ जाती है। और तीसरा इनका वीकिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे अल्टीमेटली अगर कोई बग आता है ना तो उसे फिक्स करना और बाद में वापस से स्केल बड़े लेवल पे उसका लाइसेंसिंग सारे यूजर को उसको जो है वो एक तरीके से अपडेशन प्रोवाइड करना पड़ता था, जो कि अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता था क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे कस्टमर जो है वो डाउन हो जाता था। ये चीज़ आपको स्केच के साथ देखने को नहीं मिलती थी और स्केच मात्र 2007 में तेजी से बढ़ने लगा था। शंतनु नारायण ने एक बात देख ली कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस इस पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर देगा अगर हमने एडोबी को लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल से कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड बिजनेस मॉडल के ऊपर पिवट नहीं किया तो। और एडोबी जितनी बड़ी कंपनी को एक लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल से उठा के क्लाउड पे करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इनको अपने टीम को भी कन्विंस करवाना था। ये 3 रीज़न की वजह से इनकी टीम भी कन्विंस हो गई और अल्टीमेटली शंतनु नारायण ने अपनी ट्रांजिशनल लीडरशिप स्किल्स से ज़बरदस्त तरीके से एडोबी का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया एक लाइसेंस बेस्ड कंपनी से क्लाउड बेस्ड कंपनी के अंदर। और आज की डेट में एडोबी $7 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू करता है सालाना, जो कि 2007 से पहले काफ़ी ज़्यादा कम था। 2007 के बाद कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि आई है जब से कंपनी ने अल्टीमेटली अपने पूरे बिजनेस को लाइसेंसिंग से क्लाउड बेस यानी कि सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर शिफ्ट किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।